सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेके आ चुके हैं आपकी चमचमाती बाइक KTM एडवेंचर X390। सो ये देखो, और इसके बाद लेते हैं हम इसका ओनरशिप रिव्यू। तो हमारे साथ आ चुके हैं हमारे बाइक के ओनर मानस भाई। मानस भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया। चलो ठीक है। अच्छा, तो भाई मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इस बाइक को लेने की क्या स्टोरी थी और आपने यही बाइक क्यों ली? स्टोरी तो ऐसी कुछ खास है नहीं। Okay. मतलब कि जैसे पहले सबका ही होता है कि किसी को बाइक लेनी है, किसी को स्पोर्ट्स बाइक अच्छी लगती है, किसी को डर्ट बाइक अच्छी लगती है, किसी को बड़ी बड़ी एडवेंचर बाइक अच्छी लगती है। तो हमें बढ़िया लगती थी डर्ट बाइक है। डर्ट बाइक का बाहर कल्चर है, मतलब यहाँ पर भी अब एक्सपल्स का कल्चर आ गया है, पर उतना नहीं है जैसे जितना मतलब बाहर चलती हैं। 2 स्ट्रोक इंजन आपने सुना ही होगा। बिल्कुल। तो मैंने देखा, मतलब सर्च की बाइक। पहले तो ये था कि चलो डोमिनार ले लेते हैं, फिर जैसे अब इन्हें सर ने अपाचे 310 ली, फिर हमारा ये प्लान बना कि चलो इकट्ठे सेम ही बाइक निकाल लेते हैं। फिर मेरे को लगा कि मैं क्या यार, अगर लंबा टूर जाएंगे, ठीक है, अब घूमना ही हिमाचल वाली साइड है, पहाड़ों पे लेके जानी है बाइक, मैं क्या फिर तो कमर का फिर वही हाल हो जाएगा। आपको पता ही है स्पोर्ट्स बाइक पे जो हाल होता है। क्यों? बिल्कुल। अब आप इनसे पूछ ही सकते हो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। लॉन्ग टूर पे जाओ आप, लेकिन पिलियन का बुरा हाल हो जाएगा, आपका बिल्कुल बढ़िया रहेगा। इसके आगे भाई बताएंगे कि क्या अपना भी बढ़िया नहीं रहता भाई, ये झूठ बोलता है, मैं सच बताता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, अपना भी बुरा हाल हो जाता है, हाथों पे बहुत प्रेशर आता है। तो उस चक्कर में मैंने मतलब ऐसे देखी पहले बाइकें, पहले एक्सपल्स भी देखने गया, पर एक्सपल्स में ना एक वो पावर सी होती है ना, जैसे बाइक खींचती है। तो क्योंकि मैं ना ऑफ रोड में यही चाहिए होता है, बाइक खींचे भयंकर लेती जाए बाइक ना, सीधी उड़ाती जाए आगे को, वैसा सीन होता है। तो एक्सपल्स में वो वाली बात लगी नहीं मेरे को। बाकी कुछ होते हैं राइडर जो उसको ही बना देते हैं तूफान ऑफ रोड में, वो उनकी स्किल पे डिपेंड है। तो फिर मैंने देखी ये एडवेंचर। मतलब पहले तो मेरा सीन था ये कि जब एडवेंचर वाली आ रही थी, स्पोक व्हील्स वाली, जो KTM की एडवेंचर स्पोक व्हील्स वाली, आपको पता ही होगा, पर वो भाई बहुत महंगी है, वो कसम से भाई बहुत महंगी है। उतना मेरे को लगा नहीं कि उसका मतलब सीन है। और उसमें ना एडवेंचर में ये दिक्कत है, जैसे आप मतलब जो नॉर्मल एडवेंचर आती है अपनी KTM की 390, उसमें जब आप ऑफ करते हो ना, उसको फिर से ऑन करते हो, उसमें एक वो ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। जैसे मान लो जब आप बाइक खींच रहे हो ना, तो वो पीछे स्लिप नहीं करता टायर। तो वो चीज़ मेरे को बड़ी बुरी लगी। मैं क्या, जब बाइक का फुल पोटेंशियल है, बिल्कुल, वो बाइक जा सकती है उतनी, तो बंदे को उतनी स्किल भी बनानी चाहिए। क्यों? बिल्कुल। फिर मैंने देखी ये मैंने एक बार चलाई, फिर बस वही है कि मैंने पापा को बोला, मैं क्या पापा देख लो, अब मैं क्या यही है, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह दिखाई इसकी, जैसे वो पावर ड्रिफ्ट वगैरह पे वीडियोस थी इसकी, काफ़ी बढ़िया डॉक्यूमेंट्रीज भी थी। अच्छा। तो मैंने वो दिखाई, मैं क्या देख लो, लेनी तो KTM एडवेंचर ही है। और ये वाला वेरिएंट मेरे को सस्ता ही पड़ रहा था, और एक ऊपर से था भाई रॉ, ये बिल्कुल। इसमें मतलब आगे वाला जो सस्पेंशन ना, मतलब इसमें जो सस्पेंशन आता है और जो दूसरी जो 390 नॉर्मल एडवेंचर में आता है, वो अलग अलग है। मतलब उसका जो सस्पेंशन है ना, फ्रंट वाले जो उसके फोक्स हैं, वो हार्ड है काफ़ी। अच्छा। मतलब एज़ कम्पेयर टू एडवेंचर X वो हार्ड है। वो पता लगता है जब ऑफ रोड में जाते हो ना, तब पता लगता है ये। तो मैं वो चलाई, पहले नॉर्मल एडवेंचर चलाई, मेरे को मतलब अच्छी लगी। उसका डिस्प्ले बहुत प्यारा है, बस मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि डिस्प्ले उसका प्यारा था, कलरफुल TFT आता है उसमें। अच्छा। फिर मैंने ये चलाई मैंने, मैं क्या इसमें ट्रैक्शन कुछ नहीं था, ऐसे मतलब मैं पीछे चला गया। फिर मेरे को चैलेंजिंग सा लगा, मैं क्या भाई अब तो ये वाली चीज़ अब है चैलेंजिंग ना, तो मैं क्या अब तो यही लेनी पड़ेगी, अब यही चलानी सीखनी है। बिल्कुल। बस फिर एक दिन पापा मम्मा गए, वो देखने गए थे बाइक। अच्छा। मैंने कहा एक बार कम से कम देख तो आओ भाई, आप क्यों पहले लेने से पहले, मैं कहा घर वालों को भी दिखा लेते हैं। बिल्कुल। भाई वो गए, मेरी तो नाइट शिफ्ट थी, मैं घर से आगे सो रखा था बढ़िया। और पापा ने मेरे को फ़ोन किया, कह रहे मंदिर आ जा। मैंने कहा क्या हो गया भाई? मैं कहा दिन को कौन मंदिर आता है, सवेरे पूजा होती है, सवेरे या शाम को। बिल्कुल। कह रहे नहीं, आ जा तू। बस मैं गया भाई, पापा चला के लेके आए इसको, इतने बड़े छोटे से को चला के लेके आए, पापा मम्मा पीछे बैठे हुए। मैं कहा चलो, बस यही स्टोरी थी। बाकी तो उसके बाद तो आपको पता ही है, इंस्टाग्राम भी चेक कर ही सकते हो, ऐसी तैसी कर रखी है बाइक की फुल। तो भाई का मैंने इंस्टाग्राम दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो भाई की चैनल को भी और इंस्टाग्राम को भी जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। सो भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि भाई बाइक पड़ती कितने की है ये बाइक? यार इसका जो नॉर्मल जैसे एक शोरूम है, वो तो 290 से लेकर 295 के बीच में होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो उतने की होती है। बाकी ऊपर से इंश्योरेंस और RTO वगैरह का, जैसे RTO का यहाँ पे मेरे ख्याल से डेरा बस्सी में पड़ा, मेरे को 22 या 23 हज़ार पड़ा था। बाकी इंश्योरेंस वगैरह हो गई अपनी, वो बाकी वो मिला के उतने की पड़ती है फिर ये बाइक। इंश्योरेंस का भाई ऐसा होता है कि जितना आपका एक शोरूम प्राइस है बाइक का, आपका लोकल एरिया में क्या रीजन है, उसके परसेंटेज के हिसाब से डिपेंड करता है। सो भाई मेरे को ये बताओ, आपने प्राइस का बता दिया, इसमें वेरिएंट कौन कौन से आते हैं और ये कौन सा वेरिएंट है? यार इसमें वेरिएंट आते हैं, मेनली 3 वेरिएंट आता है एडवेंचर में।
3 अब तो 4 हो गए हैं, एक लोअर सीट हाइट वाला भी आ गया। जैसे कि इसकी जो सीट हाइट है इसकी 855 mm है। ठीक है, तो एक जो नॉर्मल एडवेंचर है ना जिसमें कलरफुल वो डिस्प्ले आता है, उसमें एक लोअर सीट वाली भी आती है, तो वो है KTM एडवेंचर V बोलते हैं उसको मेरे ख्याल से, वो लोअर सीट हाइट वाली आती है। बाकी एक ये है KTM एडवेंचर 390X है, बाकी फिर एक नॉर्मल अपनी KTM एडवेंचर होगी, और एक फिर टॉप ऑफ द लाइन है, उसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन भी आता है, फ्रंट और बैक वाला दोनों एडजस्टेबल है उसमें, वो आती है स्पोक व्हील्स वाली, और वो पड़ती है मेरे ख्याल से 4,07,000 8,000 कुछ इतनी पड़ती है, मतलब ऑन रोड बता रहा हूँ मैं, कुछ इतनी पड़ती है वो ना, काफ़ी कॉस्टली पड़ती है वो। बस 4 वेरिएंट आता है इसमें, और कोई वेरिएंट नहीं है। भाई बात होगी हमारी सीटिंग पोस्चर की, तो एक बार हमें सीटिंग पोस्चर बता भी दो, इसका सीटिंग पोस्चर कैसा है और कितनी हाइट वाला बंदा इसको आराम से चला सकता है। पहले हम भाई की हाइट पूछ लेते हैं। भाई मेरी हाइट तो यार हाइट मैं रिवील करना नहीं चाहूँगा, पर चलो कोई ना, भाई का फैसला कर देते हैं। भाई 5 फुट 6 हाइट है, 5 फुट 6 इंच है मेरी हाइट। मतलब वैसे दिक्कत होती है बंदों को ना वैसे चलाने में कि, पर मैंने देखा यार, मैं क्या यार बंदे यहाँ तो चलाते हैं भाई, बंदे GS चला लेते हैं यार, 5 जो छोटे छोटे नेपाल के होते हैं बंदे, बिल्कुल यार क्योंकि 5 फुट 4 इंच हाइट होती है, किसी की 5 फुट 3 इंच होती है, मैं क्या वो चला सकते हैं, फिर ये तो मैं तो चला ही सकता हूँ, क्यों? बिल्कुल है ना, फिर मेरी 5 फुट 6 इंच है, चला लेता हूँ यार, मतलब एक्सपीरियंस हो जाए ना एक बार। मैं तो ऑफ रोड पे भी ले जाता हूँ इसको, कहीं भी रगड़ देता हूँ, गिरता भी हूँ, पर उतना सीन नहीं पड़ता क्योंकि इस पे ये थोड़े से लगे हुए हैं, इस पे भी देखो लगे हुए निशान पड़े हुए हैं, ये थोड़े से ना बर्थ मार्क से आ गए हैं, ये तो पहले ही गिर गई थी मेरे से, पहले दिन ही गिर गई थी ये। तो चलो वो तो होता रहेगा। एक बार भाई पहले बैठ के बताओ कि कैसा क्या क्या इसमें बैठते हैं। पहले भाई की हाइट 5-6 है, तो एक बार दिखाते हैं आपको क्या हाइट के हिसाब से क्या सिस्टम लगता है। इसका साइड से दिखा देते हैं पहले कि कितने पैर लग रहे हैं इसके, और एक बार फ्रंट से भी दिखा देते हैं, दोनों पैर नहीं लग रहे, और एक बार फ्रंट से दिखाते हैं आपको। भाई की हाइट है 5-6, और भाई इसको कंफर्टेबल अगर किसने चलाना हो तो कितनी हाइट उसकी होनी चाहिए? कंफर्टेबल यार, कंफर्टेबल तो आपको खुद ही बनाना पड़ता है। अच्छा, आप मतलब जितनी बाइक चलाओगे आपको उतनी कंफर्टेबल लगेगी। बाकी अगर कोई बिगिनर है ना, जैसे जिसने पहले कभी बाइक नहीं चलाई हुई, या मतलब मान लो पहले बंदा चला रहा है 100 cc 150 cc चला रहा है, बिल्कुल, तो अगर उसने सीधा 390 पर अपना अपग्रेड करना है तो मतलब नॉर्मल हाइट 5'8" 5'9" के आसपास होनी चाहिए। अच्छा, उसमें ठीक बढ़िया पंजा लग जाता है पूरा ना उसमें। ओके, तो वो ठीक रहता है बढ़िया बंदे के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी, मनूवर करने के लिए भी, ट्रैफिक में ठीक रहती है उतनी हाइट। 5'8" 5'9" ठीक है, 5'8" 5'9" वाला बंदा इसको आराम से चला सकता है बढ़िया तरीके से। तो भाई अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इसमें एक्चुअल में फ़ीचर क्या क्या मिलते हैं और इसका ओडोमीटर कैसा है। तो पहले एक बार फ़ीचर एक्सप्लोर करा दो हमें ज़रा। फ़ीचर तो यार फ़ीचर के लिए तो ली नहीं है बाइक, ली तो मेनली उसी के लिए है कि परफॉर्म बढ़िया करती है ये। अच्छा, ठीक है। फीचर यार इसमें इसका मीटर देखे ना, तो मीटर में तो मतलब लगभग सारी इन्फॉर्मेशन ही आती है अपनी। अच्छा, जैसे यहाँ पर अभी साइड स्टैंड लगा हुआ है, मैं 1 मिनट साइड स्टैंड हटा देता हूँ। हाँ, तो अभी इसमें जैसे एवरेज फ्यूल कंजम्पशन दिख रही है। अच्छा, अभी 24 का माइलेज दे रही है ये। अच्छा, क्योंकि मैं आराम से चला रहा हूँ थोड़े टाइम से। ओके, क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए हैं। बाकी फ्यूल रेंज है अपनी, इसमें ट्रिप टाइम दिखा देता है। ठीक है, ठीक है। बाकी एवरेज स्पीड आ जाती है, ठीक है, ट्रिप 1 की, ट्रिप 2 की। बाकी फ्यूल कंजम्पशन है। बाकी इसमें ABS है, ABS का बताता हूँ मैं। इसमें ABS ना चेंज हो जाता है, जैसे अभी रोड ABS पर है ये। अच्छा, इसमें ये है कि पीछे वाले ABS अभी करंटली जो है चल रहा है। जैसे हम ऑफ रोड पे करेंगे ना, इसको प्रेस करके रखना पड़ता है। रिलीज़ किया, अभी ऑफ रोड पे है, अब पीछे वाला ABS वर्क नहीं कर रहा है। अब पीछे वाला ABS का सेंसर जो है वो कट ऑफ हो गया। अब अपना बढ़िया वो टायर जैसे ऑफ रोड पे लेके जाते हैं तो टायर अब स्किड कर सकते हैं बढ़िया। बाकी ये RPM का है, RPM का बहुत प्यारा मीटर है इसका, क्योंकि ये जब ऊपर जाती है ना RPM तो बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है। बाकी और कुछ तो है नहीं, बाकी रॉ बाइक है पूरी। और मोड इसमें कौन कौन से आपने बताया? इसमें मोड भाई 2 ही आते हैं सिर्फ, रोड और ऑफ रोड। ओके, रोड वाले मोड में आपका ABS चलेगा, ऑफ रोड वाले में नहीं चलेगा। ठीक है, बस मेनली यही है। बाकी ट्रिप वगैरह सब हो जाता है इसमें। ठीक है, और नॉर्मल अपनी जितने किलोमीटर चल चुकी है वो भी शो हो जाता है। और सबसे बढ़िया है गियर इंडिकेटर। गियर इंडिकेटर मतलब भाई ये ना एडवेंचर 250 है, उसके जैसा ही वो है, तो इसमें गियर इंडिकेटर भी आ जाता है, बिल्कुल क्लियर शो हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। भाई अब आप मेरे को बताओ इसका परफॉर्मेंस और माइलेज निकल के क्या आ रहा है? परफॉर्मेंस में तो मैं बात करूँ भाई, मतलब इसका हैंडल ना थोड़ा चौड़ा है। अच्छा, तो सिटी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बिल्कुल। बाकी तो बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। ठीक है, ठीक है। आप मतलब सिटी में बीच में से, ट्रैफिक में से भी थोड़ा सा शफल करके जा सकते हो। ठीक है, ठीक है। बाकी आपको यार एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं पहले चलाता था ना
तो पहले ना इसका जैसे एक बार मैंने एक स्कॉर्पियो वाले के हैंडल का साइड का मार दिया था, उसका मिरर थोड़ा सा टूट गया था, फिर मैं भाग गया था। अच्छा। वो सीन हुआ था। एक बार एक सरदार अंकल थे, वो बड़ी ऊंची सी गाड़ी थी, मेरे ख्याल वॉल्वो थी। अच्छा। उसके साइड में बजी थी वो, तो उन्होंने खुद मारी थी भाई, उनकी गलती थी। ठीक है, ओके। बस थोड़ा ये हैंडल का लगता था पहले, पर अब नहीं है, अब इतना खास नहीं है। इस पे देखो निशान भी पड़े हुए हैं थोड़े से। वही कह रहा हूँ, थोड़े से मार्क आ ही जाते हैं। ये वही है, गाड़ियाँ पे जब लगे हैं ये तब के निशान है। चलो कोई नहीं, रोड पे निकले हैं तो कुछ ना कुछ स्वाहा तो होगा ही रहेगा। तो स्वाहा नहीं होना चाहिए भाई, खर्चा बढ़ जाता है। स्वाहा नहीं होना चाहिए मेरे भाई, पार्ट महंगे आते हैं। तो भाई थोड़ा इसके बाद हम पूछते हैं कि जैसे परफॉर्मेंस की बात हो रही है, तो इस पे BHP कितनी मिलती है और क्या टॉप एंड लगाया आपने? BHP यार इसमें मिल जाती है 42.9, मतलब लगभग 43 के आसपास BHP होती है इसमें। अच्छा। ठीक है, बाकी आप यूटिलाइज कर सकते हो इसको, जैसे ऑफ रोड वगैरह पे जाते हो आप मतलब जब खींच रहे हो ना बाइक, तब आपको पावर फील होती है। मतलब जैसे जो बिगनर है, अगर उनको ऑफ रोड करना है, अगर आपको सिर्फ ऑफ रोड ही करना है, स्ट्रिक्टली ऑफ रोड, तो उसके लिए ये चीज़ नहीं है, क्योंकि इसका जो लो एंड टॉर्क है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। जैसे आप हिमालयन वगैरह पे देखोगे, हिमालयन या पुरानी हिमालयन में भी देखोगे या नई हिमालयन में भी, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो व्हील है वो 21 इंच का है, इसका 19 इंच का व्हील है आगे वाला। ठीक है, तो ये ऑफ रोड में थोड़ा दिक्कत देता है, बाकी तो निकल जाती है। बाकी अगर आपको एक थ्रॉटल कंट्रोल होता है ना, जैसे आपके हाथ में जैसे थ्रॉटल है, तो उसका ना कंट्रोल रखना पड़ता है इसको चलते रहने के लिए ना, नहीं तो ये बंद हो जाती है। ऐसे अचानक ही आप खींच दोगे ना चढ़ाई पे, जैसे मान लो आप अभी बहुत कम स्पीड पे हो, बिल्कुल कम 8-9-10 की स्पीड है, और आपने अचानक से की थी, तो ये बंद हो जाती है जर्क देके। तो वो थोड़ा सा थ्रॉटल कंट्रोल रखना पड़ता है। बाकी टॉप एंड की बात करूँ यार, टॉप एंड की बात में तो फिर ये यहीं पर ही लगाई थी अभी थोड़े टाइम पहले, 174 लगाई थी मैंने, और ऊपर भी जा रही थी, पर ऊपर से मेरे पास वो हेलमेट जो है वो थोड़ा ऑफ रोड वाला है, उसके आगे मतलब वो है, क्या कहते हैं उसे, अपनी पीक सी है उसके आगे ना, तो वो पीछे जाता है ऐसे, तो उसके आगे मैं गया नहीं, फिर मेरे को डर लगा फिर। सो 174 लगाया भाई ने टॉप एंड। सो भाई अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरे को इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस गिना दो फटाफट। एडवांटेजेस भाई, सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज में अच्छी बात में ये है कि यार कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल पोस्चर है। जैसे कोई अगर बड़ा भी है, जैसे 35-40 की एज के हैं बंदे, वो भी लंबी टूरिंग करना चाहते हैं ना, तो कर सकते हैं। एक ना अभी एडजस्टेबल सस्पेंशन आता है KTM का। ठीक है, मतलब वो बैक पे, जैसे इसका तो अभी एडजस्टेबल नहीं है, इसमें दूसरे क्लिक वाले एडजस्टेबल है, बट वो दूसरा आता है, उसमें ना जो डैम्पिंग होती है वो एडजस्ट हो जाती है। तो उसमें जैसे बाइक अभी ऐसे नीचे दबाते हैं ना, तो फिर ऊपर आता है वो। ठीक है, तो उसमें फ़र्क पड़ जाता है, वो सॉफ्ट आ जाता है। तो अगर वो लगवा दोगे ना, तो KTM एडवेंचर X भाई फाड़ू चीज़ है। मतलब कंफर्ट की कंफर्ट, ऑफ रोड का ऑफ रोड एक्सपीरियंस आ जाता है बढ़िया आपका। ये एडवांटेज है। बाकी लंबा टूर करना ना भाई, तो माइलेज ठीक दे देती है ये, मतलब 26 से लेकर 30 की निकाल देगी अगर सिर्फ हाईवे हो। बाकी पहाड़ों में तो यार, जैसे उतराई में हो, उतराई में तो मेरे को हाईएस्ट यही मिली है अभी, 26 ही मिली है मेरे को तो हाईएस्ट। अच्छा, वो भी उतराई में मिली है। बाकी चढ़ाई में तो भाई ऐसी तैसी है, तक चली जाती है मेरे ख्याल से भाई, जब चढ़ाई पे जाती है। जब चढ़ाई पे जाती है, वो आपके चलाने पे भी डिपेंड है। बिल्कुल। अब हम संडे राइड करते ही रहते हैं, तो हमारा थोड़ा चलाने का ढंग भी वैसा ही है। बिल्कुल। ठीक है, तो बस वही सीन है। बाकी यार मेजर इशू है इसके टायर्स के साथ। टायर का मैं बताता हूँ यार, इसका जो पीछे वाला टायर है ना, ये MRF का एमो ग्रिप मीटियोर है मेरे ख्याल से ना। ये ना बहुत बेकार टायर है। अच्छा। बहुत ही ज़्यादा बेकार। मतलब मैं ऑफ रोड पे भी लेके गया, उधर भी फिसलता है, रोड पे चलाओ उधर भी फिसलता है। मेरे को समझ नहीं आता है दिया क्यों हुआ टायर। बिल्कुल। ठीक है, इससे बढ़िया तो कोई और ही टायर दे, सियाट सूट का ही देते, वही ठीक रहता। बिल्कुल। ठीक है, पता नहीं क्या किया हुआ इसमें, मतलब सस्ती करने के चक्कर में हो सकता है कि वो बेकार टायर दे दिया हो। पीछे वाला बेकार है, बट आगे वाला अच्छा है। ये ऑफ रोड में भी ठीक है, आज तक कहीं फिसला भी नहीं है ये, मतलब रोड पे भी कॉर्नरिंग करते हुए भी कहीं फिसला नहीं। आगे वाला बढ़िया कॉन्फिडेंस देता है, बस ये पीछे वाला ये जो चले जाता है, बाकी तो सही है बिल्कुल। सो भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने इसकी सर्विस कराई थी, तो सर्विस इसकी कितने की हुई और कौन सा इंजन ऑयल इसके लिए बेस्ट है, और कितना मतलब कितना सर्विस कॉस्ट पड़ती है, और कितने किलोमीटर्स के बाद इसकी सर्विस करवानी चाहिए? अच्छा, तो यार इसकी जो अपनी सर्विस कॉस्ट है, ठीक है, वो पड़ती है अराउंड 2500 to 3500। ठीक है, ठीक है, उसके अराउंड ही पड़ती है। बाकी वो
डिपेंड होता है क्या क्या पार्ट डलने हैं। अगर कुछ पार्ट वूट ख़राब हो गया हो, जैसे स्पार्क प्लग है, ब्रेक पैड है, तो उसका खर्चा अलग आता है। बिल्कुल। बाकी तो नॉर्मल है यार, 2000 to 2500 ही मतलब अराउंड लगा के चलो नॉर्मल सर्विस की, ठीक है। ठीक है। और इंजन ऑयल की बात करें इसमें, तो इंजन ऑयल डलता है इसमें मोटल का, ठीक है। वही बेस्ट है इसके लिए, वो क्योंकि फुली सिंथेटिक है, बिल्कुल। ठीक है, वही बेस्ट है, वही डलता है इसमें। मोटिल ही डालते हैं मतलब सारे 390s में। बाकी अभी मैंने देखा वो 200 और 250 में मोटिल ही डलता है, 125 और 200 में दूसरा भी डाल देते हैं सेमी सिंथेटिक वाला वो। बाकी इसके लिए मोटिल ही बेस्ट है, जो फुल सिंथेटिक वाला है, जो रेड से कलर का होता है। तो भाई बात रही बाइक के मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस का इसका क्या रहता है? यार मेंटेनेंस का तो मेनली यही खर्चा आता है कि आपको बाइक की अपनी जो चेन है उसको लूप वगैरह करवाना पड़ता है। नहीं तो इसकी चेन ना, जैसे ओपन चेन है तो ओपन चेन ना किसी भी बाइक की होती है, वो काफ़ी जल्दी ना ड्राई हो जाती है, तो वो करवानी ही पड़ती है आपको। नहीं तो चेन बहुत गंदी आवाज़ करती है और वो आप जब बाइक चलाते हो ना तब फील हो जाती है, वो सुन जाती है आवाज़, तो वो करानी पड़ती है। उसमें मेनली जो कॉस्ट है वो 200-300 रुपये पड़ती है एक बार में। तो मैं तो महीने में मतलब 3-4 बार करवा ही लेता हूँ, क्योंकि वो ठीक रहती है। 500-600 किलोमीटर के बाद आप करवा लो एक बार, ठीक है। उसके साथ वॉश भी हो जाता है बढ़िया, बस उतना रहता है। बाकी और मेंटेनेंस की बात करूँ तो वॉश वूश हो गया, वॉश वगैरह हो जाता है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। आपने महंगा सा कराना है, अब खर्चने हैं पैसे, पापा पैसे दे रहे हैं आपको, बिल्कुल। तो वही है, आप कराओ भाई 300-400 रुपये का वॉश बढ़िया कराओ। नहीं तो जैसे हम थोड़े से गरीब लोग हैं भाई ठीक है, तो हमें वही 100-200 रुपये वाला ही कराना पड़ता है, वही ठीक है यार, वो बेस्ट है। बढ़िया बंदा फोम से भी करता है, फिर कपड़ा ही मार देता है, नहीं तो खुद ही साफ कर लो। और इसके साथ पूछता है कि भैया पॉलिश लगाऊं या ना लगाऊं? मैं तो भाई पॉलिश लगवा लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा, वो मैं खुद ही बोल देता हूँ भाई थोड़ा सा ही लगाइयो, ज़्यादा मत लगाइयो, नहीं तो पेंट भी ख़राब सा हो जाता है उससे। सो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आपने सर्विसिंग कराई इसकी, आपको सर्विस की कॉस्ट पड़ी, तो आपका अभी तक कोई कंप्लेंट है KTM के एंड से? KTM से आपका कोई यार complaint? KTM से और कोई कंप्लेंट तो वैसे है नहीं, पर यार इसकी ना KTM की कंप्लेंट ये है कि इसमें ना जो नट लगे होते हैं ना, जैसे इसमें नीचे बैश प्लेट दे रखी है ना, बैश प्लेट कहते हैं इसको, क्योंकि जब बाइक अगर नीचे लगती भी है किसी रॉक वगैरह में या किसी मड वगैरह टेरेन में लगती है नीचे, अच्छा। तो वो ऊपर का इंजन बच जाए, तो इसमें जो नट लगे होते हैं ना यार, वो काफ़ी लूज़ होते हैं। अच्छा। मतलब मैंने 1000 किलोमीटर भी चलाई होगी और वो नट खुद ही खुल गए, मतलब ये सीन हुआ। मतलब ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा वो नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं था कि KTM के भाई नट्टी निकल जाएंगे, वो तो मेरे को भी पता नहीं लगा। मैं देख रहा हूँ, मैं क्या आवाज़ ही बड़ी गंदी आ रही है इसमें से ना, जैसे पिकअप खींचता ना तो घर की आवाज़ आए अजीब सी, जैसे कुछ हिल रहा है पार्ट। बिल्कुल। तो मैं गया KTM सर्विस सेंटर पे, वो कह रहे सर आपके तो नट्टी निकल गए इसके बैश प्लेट के। मैंने कहा ये क्या सीन है भाई, नट्टी निकल के बस फिर वही कंप्लेंट थी, बाकी तो बिल्ड क्वालिटी को लेके और कुछ कंप्लेंट आई नहीं। ठीक है, जेन्युइन बिल्ड क्वालिटी है, जितना प्राइस आप पे कर रहे हो उसके हिसाब से अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल रही है आपको। सो भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बाइक सारे दिनों के लिए ठीक है अगर किसी को चलानी हो? हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, पर भाई बारिश में थ्रॉटल कंट्रोल रखना पड़ता है। मैं बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं बारिश में चलाई है बाइक, और जैसे मैं मोड़ मोड़ता हूँ ना और रेस देता हूँ, वो पीछे वाला टायर ऐसे ही फिसल जाता है, एक ही साइड को चले जाता है। वो आपके पास बाइक का कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो बारिश में भाई मत ही चलाओ। मैं सजेस्ट करता हूँ मत चलाओ, नहीं तो बहुत गंदे गिर सकते हो। और इस बाइक से अगर गिरोगे ना, अगर आपकी हाइट छोटी है भाई, बहुत गंदे गिरोगे। बिल्कुल। क्योंकि मैं मतलब गिरा तो नहीं हूँ, मतलब मैं तो जब गिरा था मतलब तब मैंने तो बाइक छोड़ी दी थी, मैं तो दूसरी साइड गिर गया था। बिल्कुल। तो मतलब रेन के टाइम पे यार भाई, रेन के टाइम पे भाई रखो, क्योंकि इसमें कोई वो आता नहीं है, ठीक है, इसमें अपना कोई दूसरे मोड्स वगैरह नहीं आते जैसे बाकी बाइकों में आते हैं। बिल्कुल। इसी सेगमेंट की बाकी बाइकों में जैसे रेन मोड वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, और अर्बन मोड वगैरह ये सब कुछ हो गया। ये पूरी रॉ बाइक है, आप इस बाइक को लो, इसमें मॉडिफिकेशन कराओ और रैलियाँ करो, जो मर्जी करना है करो, वो आपकी वो है, चॉइस है। मेनली डिपेंड करता है कि बंदा कैसा चलाने वाला है। तो ऑल ओवर अगर सिटी पे चलाते हैं, तो जैसे रश में निकालनी, तो रश में निकालने में कैसा रहता है? रश में भाई आप निकाल लोगे, पर अगर आपने नई बाइक ली है ना, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें एडजस्ट करने में ना, क्योंकि इसका हैंडल ना बाकी बाइकों से चौड़ा है, काफ़ी चौड़ा है हैंडल इसका, तो वो चीज़ एडजस्ट उस हिसाब से ना, जैसे आपको ढलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी निकल जाती है रश में, कई बार अटक भी जाती है, तो कोई बात नहीं, गाड़ी में शीशे तोड़ दो यार, क्या सीन है वो नए लग जाते हैं, फिर से ऐसे हो जाते हैं, फिर बंदे फिर से ऐसे कर लेते हैं। ज़्यादा कौन सी गाड़ी चलती है, मारुति सुजुकी ही चलती है, उनके ऐसे ही सीधे हो जाते हैं, ठीक है
तो भाई अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि मैंने आपसे पूछ लिया कि सारे दिनों के लिए ये बाइक है या नहीं है, तो अब मेरे को बताओ कि फैमिली यूजेस के लिए चल जाएगी, मैं फैमिली यूजेस के लिए, या फिर आपके कोई फादर चला रहे हों, उन्होंने कभी पीछे अपने आपके मदर को बिठाना हो या फिर किसी को बिठाना हो, तो उसके लिए बाइक कैसी है ये? फैमिली यूजेज भाई आपके पापा को तो पता नहीं, पर मेरे पापा तो भाई फुल बम बंदे हैं। वो तो पहले दिन शोरूम से भी वही लेके आए हैं। अच्छा। तो मुझे भी नहीं पता था कि बाइक आने वाली है। अच्छा। मैंने उन्हें बोलता, मैं क्या देख आओ एक बार, अच्छी लगे तो बता देना, किस दिन ले आएंगे। बिल्कुल। मतलब शुभ अच्छा सा दिन देख के, जैसे पंडित वगैरह से पूछ के कि लड़का कहीं ठुके बुके ना, हमारा बाइक ठीक चलती रहे। बिल्कुल। तो मतलब वही चला के लेके आए हैं, मम्मा को भी बिठा के लेके आए उस दिन। अच्छा। तो फैमिली के लिए भी ठीक है। बाकी आपके पापा पे डिपेंड करता है, आपके पापाओं ने बाइक चलाई है या नहीं चलाई है। मेरे पापा ने तो बहुत चलाई है। तो भाई वो तुम्हारे फादर के ऊपर डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेरा ये है, अगर समझो फॉर एग्जांपल कभी KTM के आपको पार्ट्स की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे समझो हल्का सा मड कार्ड हो गया या फिर हल्का साइड में स्क्रैच लग गया, आपको चेंज ही करना है वो पार्ट, तो स्कार सिटी देखने को मिलती है मार्केट में, ईजिली मिल जाते हैं कि हमें बाकी बाइकों की तरह 10 से 14 दिन के लिए वेट करना पड़ता है? यार देखो, वो ना शोरूम पे डिपेंड करता है, मतलब सर्विस सेंटर पे। अच्छा। जैसे अंबाला में जो सर्विस सेंटर है, वहाँ पे लगभग आपको सारे पार्ट्स ऑन द स्पॉट ही मिल जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे चंडीगढ़ और अपने जो जीरकपुर वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब स्कार्सिटी देखने को मिल जाती है। मतलब जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल, अब मान लो मेरा सस्पेंशन लीक हो जाता है, ठीक है, तो सस्पेंशन के लिए ना मेरे को घूमना पड़ेगा पहले, या तो इनसे ऑर्डर पे मंगवाना पड़ेगा। ऑर्डर पे मंगवाएंगे ना तो वो लग ही जाते हैं, वही 13-14 दिन लग जाते हैं। बट अगर मैं मान लो जैसे बंदे जो हैं, एक बंदा मिला था मेरे को, वो भी एडवेंचर ही चलाता था, उसका ना सस्पेंशन लीक मार गया था। अच्छा। तो उसने चंडीगढ़ भी पता किया और जीरकपुर भी पता किया, उसको नहीं मिला। तो बस वैसे ही एक दिन चला गया था, वो पटियाला गया था घूमने अपनी मासी के पास। तो वो कह रहा कि मैं बस वैसे ही KTM में पूछ लिया और वहाँ पे मिल गया, तो उसने वहीं से उठा लिया फटाफट, यहाँ से ऑर्डर कैंसिल करा दिया, कह रहा रहने दो भाई मतलब, और वहाँ पे आके लगवा लिया भाई बस। तो भाई जैसे बात हो रही सस्पेंशन की, तो इंजन ऑयल जो इसका होता है, तो इंजन ऑयल जैसे आप बता रहे थे मोटिवल का आप इसमें डलवाते हो, तो अब मेरे को ये बताओ कि जब बाइक चलती है तो इंजन ऑयल भी खाती है पेट्रोल के साथ? क्योंकि KTM के मैंने काफ़ी इशू सुना हुआ है। यार इशू नहीं है ये, क्योंकि जो इसका जो पिस्टन है वो पिस्टन बड़ा है बाकी बाइकों से, एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स। इसका पिस्टन जो है बड़ा है साइज़ में, लंबा पिस्टन है। तो जब वो हाई रेविंग इंजन है, अब ज़्यादा रेव करेगा ना तो ज़्यादा वो थोड़ा सा खाएगा भी, ठीक है, उतना ही वेयर एंड टेयर होता है। तो आप देख पाते हो, जैसे अगर आप पलट जाते हो ना कहीं पे, आपकी बाइक गिर गई तो इंजन ऑयल कई बार ऊपर भी आ जाता है इसका, फिर धुआं निकल जाता है इसके साइलेंसर से। अच्छा। तो वो सीन भी देखने को मिल जाता है कई बार, क्योंकि मैंने अभी देखा था, मेरे साथ हुआ था ये। अभी ऑफ रोड पे मैं गया था, मैंने बाइक नीचे, वो गिर गया, मैं उधर रेत में गिर गया। बिल्कुल। तो फिर मैंने बाइक खड़ी की, इसमें पहले उसमें स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि मेरे ख्याल से वो होती नहीं है बिल्कुल, ऐसे नीचे ही गिर गया था, मतलब ऐसी हो गई थी ये बाइक ना पूरी। अच्छा। फिर मैंने फिर से स्टार्ट की, थोड़ा सा धुआं निकला, फिर चल गई। वो धुआं निकला, फिर वो वही है, थोड़ा सा इंजन ऑयल गया भाई। चलो वो तो कोई बाकी नहीं। और तो कोई इशू नहीं है। तेज़ भगाओ, फुल भाई तेज़ भगाओ इसको, मतलब सेफली भगाओ। ऐसा नहीं है कि हर जगह ही तुमने छपरियों की तरह पेल रखी है बाइक हैं, फिर वही है, फिर बोलने के KTM वाले छपरी होते हैं भाई, मैंने खुद देखे हैं। अब RC वालों को देखता हूँ मैं, नवी RC ली है उन्होंने, 390 निकाली हुई है, और शोरूम हफ्ते के बाद ही शोरूम में देखता हूँ मैं, किसी का आगे से आधी फेयरिंग ही टूट गई हुई है, कहीं ना कहीं मार दी हुई है खंभों पे ही। वो छपरी होते हैं भाई, वो जो रोड पे लगे हुए हैं व्हीलियाँ मारने। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जब मैं भी अपने टाइम पे देख रहा था बाइक, तब मैं भी KTM के शोरूम में गया था एक बारी, तो मेरे को भी वहाँ पे KTM और यामा के शोरूम में यही देखने को मिला था, बाइक ठुकी हुई है और वो पीछे उनका बुरा हाल हो रखा है। वही है भाई। अब पता है KTM ना एक नॉर्मल जो प्राइस है, उस प्राइस के ऊपर एक प्रीमियम इंजन देता है, और ब्रेकिंग नो डाउट भाई KTM की बेस्ट ब्रेकिंग है पूरी सेगमेंट में ऐसी ब्रेकिंग कोई बाइक की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिस्क भी चेक मार लो, इसकी डिस्क चेक मार लो और उसकी बाकी बाइकों की चेक मार लो, जमीन आसमान का फर्क है भाई, इतनी बड़ी डिस्क है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ठीक है, तो वो सीन है। अब वो उस चीज़ के चक्कर में ना, क्योंकि ये गाड़ी कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है, बाइक अब चलाओगे ये वाली KTM की, कोई भी बाइक चला लो, वो कॉन्फिडेंस देती है आपको, क्योंकि ब्रेकिंग इतनी अच्छी है, पावर इतनी ज़्यादा है, तो बंदे ना फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं उसको। बिल्कुल। और ये करना चाहिए नहीं, बस फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, वो सीन हो जाता है, फिर कहते हैं जी ये तो छपरी हैं। छपरी भाई वो होते हैं, मैं बताता हूँ छपरियों का सीन क्या होता है। वो लेते हैं भाई 3rd 4th हैंड
और उधर से KTM उठाते हैं, पता नहीं कौन से बाज़ार से, मेरे को भी नहीं पता कौन से बाज़ारों से उठाते हैं वहाँ से उठाते हैं वो, और फिर निकल जाते हैं चप्पलें पा के, और होते नहीं अपने बाल बुल वो गोल्डन से करा के वो निकल जाते हैं, हेलमेट उलमेट भी नहीं पाते भाई। हमें ना चपरी बोला करो यार, हम फुल भाई गियर गुर पा के चलते हैं ठीक है। कई बंदे हमें भी कह रहे हैं KTM भाई तू तो छपरी है। अरे अब क्या बताएं भाई, इस KTM का खर्चा उठाने में ना, जो मेंटेनेंस उठाने में इसकी, और जो जितना देर तेल खाती है, सामने वाले बंदे को बोल दो भाई तेरी गाड़ी नहीं उतना खाती होगी जितना ये खा जाती है ठीक है। बंदे घूम रहे हैं ऑल्टो स्विफ्ट लेके, फिर हमें कह रहे हैं छपरी बताओ। चलो अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई जैसे आपने नई नई बाइक ली थी, तब आपको इसमें इंश्योरेंस कौन सी मिली थी? इंश्योरेंस यार वही 4+1 वाली मिलती है। तो मतलब फर्स्ट ईयर के बाद वो हर ईयर के लिए करवानी पड़ती है, थर्ड पार्टी या फिर जो भी होती है हमारी इसमें? नहीं, 4 साल के लिए मिलती है भाई इसमें इंश्योरेंस जो होती है। मतलब मैंने तो इकट्ठी करवा ली थी। अच्छा। तो 4 साल की कराई तो 1 साल की फ्री मिल गई। फ्री पता नहीं कुछ कम चार्जेस में मिली थी मेरे को, कुछ ऐसी मिली थी। ठीक है। क्योंकि मैं बाइक लेके नहीं आता, पापा लेके आए थे, कुछ ऐसी इंश्योरेंस मिली है। ठीक है। बाकी तो उसके बाद तो अपनी मर्ज़ी है यार, आपने थर्ड पार्टी करानी है या फुल डेट वाली करानी है, वो आपकी चॉइस है। भाई जैसे आपने बताया इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, सब बहुत बढ़िया है, डिस्क बहुत अच्छे हैं। तो अब मेरे को बताओ कि जब आपने इसके ब्रेक पैड चेंज कराए हैं वो कितने के पड़ते हैं भाई? यार ब्रेक पैड मतलब आगे वाले तो कॉस्टली हैं। ठीक है, आगे वाले मेरे ख्याल से 1200-1300 रुपये के पड़ जाते हैं, इतने के ही पड़ते हैं शायद, क्योंकि अभी तक आगे वाले मैंने चेंज कराए नहीं है, पीछे वाले कराए हैं। पीछे वाले यार एक बार मैंने तो दूसरे कराए थे, वो सिरामिक जो ब्रेक पैड होता है वो कराया था पीछे वाला। ठीक है, वो तो मेरे को महंगे पड़े थे, वो 800 या 900 के आसपास पड़े थे। ठीक है, और अभी नॉर्मल वाले लगवाए हैं मैंने। आज मैंने फिर से अभी जस्ट ब्रेक पैड चेंज ही करवाए हैं क्योंकि वो ऑफ रोड में घिस जाते हैं जल्दी। तो अभी वो चेंज कराए, वो पड़े मेरे को 250 या 300 कुछ इतने के पड़े मेरे को। वो नॉर्मल ब्रेक पैड्स हैं, वो इतने के ही पड़ते हैं आपको KTM के। और भाई जैसे ब्रेक का आपने बता दिया, तो आपने ये बताओ कि जैसे अलग अलग वेदर पे ये बाइक कैसा परफॉर्म करती है? सनी डे पे तो चलो चल रही है, अब जैसे मडी एरिया आ गया, कोई वैसा एरिया आ गया, तो उसमें क्या सीन है इसका? मडी एरिया में भाई आपको अगर KTM की एडवेंचर चलानी है ना मडी में, तो आपके पास भाई तगड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आप हिमालयन आप कहीं भी चला सकते हो, और वो कोई भी चला सकता है। ठीक है, चाहे वो 411 होगी या 452 होगी। ठीक है, जो नई वाली हिमालयन है, तो वो कोई भी चला सकता है। ठीक है, वो बस थोड़ा सा उसका वेट मैनेज करना पड़ता है। बट इसके लिए ना आपको अपनी एक तो वही थ्रॉटल कंट्रोल हो गया, ऊपर से आपको गियर का देखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर आपको हमेशा देखना पड़ता है कि मैं फर्स्ट गियर में हूँ, सेकंड गियर में हूँ, ताकि आपके चलते चलते बाइक बंद ना हो जाए। ठीक है, बाकी मड में अगर निकालनी है भाई फुल तेज़ निकल जाती है आराम से। थोड़ा सा आगे वाला टायर दिक्कत करता है, क्योंकि थोड़ा सा 19 इंच का व्हील है ये, तो थोड़ा सा चौड़ा है ना, तो ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। बट इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड राइडर तो मुझे नहीं लगता देयर इज़ एनी इशू विद दैट। जैसे आप बता रहे थे कि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नट्स निकलने के इशू आए थे, तो ऐसा कोई वायर के साथ भी हुआ है कुछ? नहीं, वायरिंग तो अब तक ठीक है, बिल्कुल सेट वायरिंग है। अभी लगवाने पैसे आएंगे थोड़े से तो फॉग लैम्प भी लगवाएंगे भाई तो ऐसी तो कोई और इशू आया नहीं वायरिंग के साथ। इसमें जो फीचर्स है, टेक्नोलॉजी जो हमें देखने को मिलती है, वो ईजी टू यूज़ है, या फिर कोई फीचर ऐसे भी हैं जो यूज़ में ही नहीं आ रहे लेकिन ऐसी फालतू में दे रखे हैं? नहीं, ऐसे तो मैंने पहले ही बताया था, जैसे कोई खास फीचर है नहीं इसमें। जस्ट रॉ बाइक है, वही है ऑफ रोड वाला फीचर है इसमें, कि ऑफ रोड वाला EBS आप लगा सकते हो। ठीक है, KTM वाले सुपर मोटो भी कहते हैं इसको, सुपर मोटो मोड जो होता है। ठीक है, वो बंदा कर सकता है, जैसे ऑफ रोड जाना है किसी को, फुल मज़े लेने ऑफ रोड में। क्योंकि कईयों को डर लगता है ऑफ रोड में चलाने से, कईयों को मज़ा आता है, जैसे मेरे जैसे कुछ होते हैं खिसके हुए, जिनका दिमाग थोड़ा सा खिसका हुआ होता है, उनको ऑफ रोड में मज़ा आता है। तो बात रही भाई हमारे इस बाइक को यूज़ करने के लिए, लाइफ टाइम के लिए, या फिर कैसी चलेगी, तो मेरे को ये बताओ कि कितनी देर तक चल सकती है बाइक, और क्या डिपेंड करता है इसको यूजेज में? यार अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो ना, मतलब एक स्ट्रेच में आपको खींचना है, तो आप भाई 800 to 900 किलोमीटर आप आराम से चला सकते हो। बाकी अगर बात करूँ मैं इसकी लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस की, जैसे अगर आपको लॉन्ग टाइम चलानी है बाइक, तो वो टोटली आपकी मेंटेनेंस पर डिपेंड करता है। बिकॉज यार KTM के इंजन्स ना होते हैं ऐसे, अब हाई रेविंग इंजन है ना, तो इनको थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ता है। बिल्कुल। बाकी और भी KTM राइडर्स है भाई, मेंटेन किया करो, अपनी बाइक से खिलवाड़ ना किया करो।
ठीक है। और अगर है कोई KTM राइडर तो जल्दी से नीचे कमेंट में लिख दो भाई मैं भी KTM राइडर हूँ। कौन कौन सी बाइक है वो भी आगे। हाँ, बाकी चंडीगढ़ से तो राइड पे भी चलेंगे। बिल्कुल। ठीक है, बाकी मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है यार। कई मैंने जैसे राइडर्स देखे हैं, उनकी बाइक 1-1 लाख किलोमीटर चल चुकी है बट फिर भी उनके इंजन खुले नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, और बाकियों की कईयों की मैंने देखी है भाई 20,000 चलती नहीं है बाइक और इंजन खुल जाते हैं। ठीक है, तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर मेंटेनेंस एंड केयर, जिस केयर से आप चलाते हो। ठीक है, वो टोटली उस पर ही डिपेंड करता है। बाकी ठीक है यार, लॉन्ग टर्म के लिए चल जाएगी अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो ना। अगर आप जस्ट इन केस अगर आप सिर्फ इसको सिटी में राइड कर रहे हो, इसका लॉन्ग टूर पे लेके जा रहे हो ओनली हाईवेज़, तो भाई बाइक 1 नंबर चलेगी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेन दिक्कत जब आप गिरते पड़ते हो ना तभी होती है मेन दिक्कत। बिल्कुल। ठीक है, बाकी पार्ट भी तभी टूटते हैं और कोई इशू नहीं है। और भाई बात रही हमारी बाइक की एक्सपीरियंस की, आपने बता दिया सेफ्टी भी आपको इसमें बहुत अच्छी मिलती है। तो अब मैं आपसे वीडियो के एंड में आना चाह रहा हूँ। सेफ्टी नहीं भाई, सेफ बाइक नहीं है ये, प्लीज़ गाइस। एडवेंचर 390X सेफ नहीं है भाई। अगर आपको सेफ ही बाइक चाहिए आप सिंपल एडवेंचर 390 लो, उसमें आपको फीचर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको क्या कहते हैं वो कंट्रोल भी मिल जाता है, जिससे आपका जो पीछे वाला व्हील है वो कम स्पिन होता है। वो बारिश वगैरह में भी आप चला सकते हो। बट अगर आप इफ़ यू आर अ नूब तो प्लीज़ मत लेना भाई। मतलब मैं भी नहीं कहूँगा मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं भी नूब ही हूँ, पर मैं इसको चलाना सीख गया हूँ टाइम के साथ। अब मैं नहीं चाहता कि आप मेरी तरह गिरो पड़ो। तो अगर आपके पास और पैसा है तो उस पर आप इन्वेस्ट करो। ठीक है, अगर हाइट छोटी है तो भाई वी ले लो। अगर आपको KTM एडवेंचर का ही शौक है ना, KTM एडवेंचर वी ले लो। उसकी थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस कम होगी बट उसमें सीट हाइट जो है कम मिलेगी आपको, तो उसमें आप अच्छी तरह उसको मैनेज कर सकते हो, वेट को भी ना। तो वैसे तो ज़्यादा वेट है नहीं इसका, बट अगर आप सीट हाइट कम है तो अच्छी तरह मैनेज हो जाती है वो। सो भाई वीडियो के एंड में हम पहुंच रहे हैं, तो भाई से पूछ लेते हैं भाई इस बाइक को कंफर्ट में, माइलेज में, हैंडलिंग में, इंजन रिफाइनमेंट में या फिर परफॉर्मेंस में और सेफ्टी में, ऑल ओवर को मिला के आप 10 में से कितने नंबर दोगे? यार 10 में से देखो भाई ये तो बहुत तगड़ा सवाल पूछ लिया आपने, पर मैं इसको भाई 10 में से 10 ही दूंगा। ठीक है, बाकी अगर जेन्युइन बात करूँ ना, अगर मेरी ये फेवरेट नहीं होती तो मैं इसको 10 में से आई थिंक 8 देता, बिकॉज़ इसका सस्पेंशन भाई बहुत हार्ड है। ठीक है, ऑफ रोड में दिक्कत होती है, उससे जेन्युइनली दिक्कत होती है, क्योंकि जब उसका रिबाउंड नहीं आता ना सस्पेंशन का, तो वो खड्डे जो लगते हैं ना, जैसे आपने किसी कोई बम्प आया, आपने उस बम्प के ऊपर से निकाली तो पूरा बंदा ना ऊपर हिल जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है पूरा। तो रिबाउंड नहीं है इसमें सस्पेंशन में। रिबाउंड का तो नाम सुना ही नहीं है भाई, इसके पीछे वाले सस्पेंशन है तो रिबाउंड का नाम ही नहीं सुना है। जैसे बाकी एक्सपल्स का आप सस्पेंशन देखोगे ना भाई, 1 नंबर सस्पेंशन है भाई, उसको कहीं भी चढ़ा दो आपको झटके लगेंगे ही नहीं, वो सीन है। बट इसका पीछे वाला सस्पेंशन बहुत बेकार है। आगे वाला इसका मेरे को आगे वाला तो वही मैंने पहले ही बताया था, एज़ कम्पेयर टू सिंपल एडवेंचर 390 इसका मेरे को बेटर लगा। ठीक है, सो भाई लास्ट में मैं पहुंच रहा हूं आपसे। सो इस बाइक को चलाते चलाते कभी आपको किसी का कमेंट मिला हो या फिर भाई बाइक बहुत बढ़िया लग रही है, तो वो बताओ भाई हमारी जनता को। कमेंट भाई बंदे तो पता नहीं, मेरे को तो स्पेशली मोहाली में तो बंदे मेरे को ऐसे देखते हैं पता नहीं कौन सी बाइक आ गई है, मतलब कोई अलग से ही प्लेनेट से आए हुए हैं कुछ ऐसे ही लगता है। ठीक है, बाकी जिनको पता है, जैसे कुछ एक्सपल्स वाले मेरे को मिल जाते हैं रास्तों में। ठीक है, अब वो बेचारे वो थोड़ा सा आराम से ही चलाते हैं यार सिटी में, क्योंकि उसका ना आगे वाला व्हील बड़ा है। बिल्कुल। तो उसको ना ट्रैफिक में मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैं शाँ करके निकल जाता हूँ, तो उनके बड़े अच्छे एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं। बाकी बच्चे भाई, आपको और कोई जैसे जो आपके बच्चे और कोई देखे ना देखे रोड पे, बच्चे आपको ज़रूर देखेंगे। और मैंने हेलमेट भी थोड़ा सा ऑफ रोड वाला लगाया होता है, तो वो सोचते हैं कि बंदा कुछ तगड़ा ही आ गया ऑफ रोड, गूगल लगाए होते हैं, तो उनको तो मैं एलियन ही लगता हूँ, पर वो अच्छे रिएक्शन देते हैं मतलब ना। और जैसे कई मतलब नॉर्मल बंदे पूछ ही लेते हैं, कह रहे ये पाजी ये ड्यूक है, ये कौन सी नई ड्यूक आती है? मैं कहा भाई नहीं, ये ड्यूक नहीं है, ये कहाँ से ड्यूक लगती है, इतनी ऊंची आती है ड्यूक? तो मतलब मेन बंदे यही कह देते हैं, कह रहे ड्यूक ही है ये। तो मैं कहता हूँ फिर ड्यूक नहीं है भाई,
मतलब मेन क्योंकि KTM का यही बना हुआ है कि KTM की ड्यूक आती है एक, और RC भी नहीं बोलते, वो तो कहते हैं वो नीचे वाली बाइक आती है ना जौन सी, वो वाली है यार। स्पोर्ट्स बाइक मेनली, स्पोर्ट्स बाइक भी नहीं कहते यार, वो कुछ और ही एक ना शब्द यूज़ करते हैं मोहाली में मतलब जितने भी मेरे को मिलते हैं ना जिनको मतलब इतना पता नहीं है बाइक्स के बारे में, तो वो मेरे को ऐसे ही कहते हैं। बट जितने रिएक्शन मिलते हैं ना भाई, जेन्युइन रिएक्शन मिलते हैं। और जैसे कभी सिग्नल पे खड़े हो जाते हैं ना भाई, तो बंदे फुल भाई देखते हैं बाइक को। मैंने भी नोट किया है, मेरे पास कैमरा नहीं होता क्योंकि मैं व्लॉगर नहीं हूँ गाइस, तो होता तो मैं बिल्कुल दिखाता आपको पर अच्छे रिएक्शंस है, बढ़िया रिएक्शंस है, एक नंबर। सो भाई इस वीडियो को बिल्कुल हम एंड में लेके जाने वाले हैं, और मेरे को ये बताओ कि इज़ इट वर्थ बाइंग दिस बाइक इन 2024 और 2025, कितने भी साल आने वाले हैं, तो उस हिसाब से गाइस अगर अभी ना एक वो स्पाई इमेजेस आई थी अभी KTM एडवेंचर 390 की नई, वो जो अभी नया इंजन आया ना KTM जो ड्यूक 390 में, हाँ जी, तो मे भी उस इंजन में ही एक रैली इंस्पायर्ड डिज़ाइन आएगा, जो कि मतलब फुल रैली टाइप होगा ना। डकार रैली आपने देखी होगी, डकार रैलीज़ वगैरह में जैसी बाइक्स होती हैं, उसी से इंस्पायर्ड कोई डिज़ाइन बनाया उन्होंने। वो स्पोक व्हील्स में ही है और उसका व्हील भी आगे वाला बड़ा है, ठीक है। अगर वो आ जाती है, मान लो अभी 2024 चल रहा है, अगर वो 26 तक भी आ जाती है ना, तो भाई तब ये बाइक मत लेना, क्योंकि वो वे बेटर होगी, वो ऑफ रोड में भी आपका साथ देगी और हाईवे पे भी, ठीक है। बाकी अगर आप इसको लेना चाहते हो ना, अगर आप लंबे टूर मारते हो, ठीक है, आपको पावर का शौक़ है, तब आप ये बाइक ले सकते हो। अगर फुल ऑफ रोड के लिए ही चाहिए तब ये बाइक नहीं है। बाकी मुझे तो ऑफ रोड अच्छा लगता है, तब मैं इसके साथ करता हूँ और मैं इसको मैनेज भी कर लेता हूँ, तो मेरे लिए तो ये वर्थ इट है भाई। सो गाइस दिस इज़ फॉर नाउ। अब इसके बाद मिलते हैं इसके मोटो सेटअप पे और इसको चला के बताता हूँ मैं इसको कैसा लगता है। अब हम आ गए हैं अपने मोटो सेटअप पे, और एक बार पहले आपको राउंड मार के दिखा देते हैं इसका क्या लग रहा है सिस्टम, और अब हम जाके इसको टेस्ट करने वाले हैं कैसा लगता है। ये बाबे चले पहाड़ पे, चलो जी, एंड लेट्स गो भाई। कैसा रहता है एक्सपीरियंस? चलाई तो हमने पहले भी है, पर आपके लिए चला रहे हैं। और ये आ गया अपना फ़ोन, महादेव जी। लेट्स सी, मेरा फुल मतलब वो वाला सिस्टम है इसका, भागने वाला यार, और राजों की तरह बैठ के भागने वाला सिस्टम है इसका। तो ये देखो, मैं इसको आराम से 94 पे 96 पे क्रूज कर रहा हूँ अभी, तो बड़े प्यार से बाइक चल रही है भाई अपनी, एक नंबर, फुल टू फुल मजे वाला सीन है। अभी हम इसको देखेंगे भी भाई कि 100 की स्पीड पे इसे ब्रेक मारेंगे और कितनी देर पे ये रुकती है। तो पहले करते हैं इसका सिस्टम। ये आगे इसकी स्पीड 100 और 100 पे मारते हैं ब्रेक। 1 2 3 4 5। सही है यार, इसकी तो ब्रेकिंग भी बहुत बढ़िया है इसकी, मतलब लगा लो आप ऑलमोस्ट 5.34 सेकंड में ये रुक गई है, तो वो भी मेरे को एक इसका प्लस पॉइंट लगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला। अब एक बार आगे से गोल राउंड लेके आते हैं। क्या बोलूँ भाई, अब एक बार मानस भाई से बात करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। मैंने कर दिया इसको न्यूट्रल पे, और लगे हाथ आपको एक बार इसका एग्जॉस्ट साउंड भी सुना देते हैं। और ये देखो इसका स्टॉक एग्जॉस्ट, तो भाई ये था, ये सिस्टम भी मेरे को इसका बढ़िया लगा, पर इसका भाई राइडिंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया लगा एकदम। तो भाई मेरे को तो एक नंबर लगी भाई बाइक चला के एकदम। और भाई जिसको चलानी है चलाओ और खूब ख़रीदो इसे। और भाई मेरे को तो एक नंबर लगी, मैं अगर इसको रेटिंग दूंगा तो 10 आउट ऑफ 9 दूंगा। बस मेरे को इसका वो लगा, जब मतलब इसको टॉप स्पीड में इसके लेके जाते हैं ना, तब इसको आराम से ऐसे करते हैं, तो वो मेरे को लगा कि उस टाइम पे ये थोड़ा मतलब ना जैसे लीन करते हैं, फिर ऐसे में थोड़ा सा वो मेरे को लगा कि वो तो यार एडवेंचर बाइक्स है तो उतना तो थोड़ा सा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतनी लीन तुम ज़्यादा लीन करोगे ना, क्योंकि उस पर हार्ड कंपाउंड टायर है, तो वो बोल ही जाते हैं थोड़े टाइम बाद, कह रहे नहीं अब तुम्हें उठना पड़ेगा, इतनी लीन नहीं होगी, वैसा सीन हो जाता है। सो भाई इसके बाद हमारे कौन सी बाइक कर रहा है? R15 का। इसके बाद भाई जो बाइक आप मतलब कमेंट पे लिख लो यार, देखो
बनाना तो जैसे हमने अपनी मर्जी से ही है, पर तुम वैसे अपनी खुशी के लिए अगर कमेंट में लिख दोगे तो हो सकता है हम वो वाली बाइक का रिव्यू ले आए। लेकिन भाई हुआ क्या था ना, ये बाकी अब हम ना पूरा ट्राई करेंगे भाई। कमेंट में तुम लिखते नहीं यार, अरे क्या बंदे हो तुम, जल्दी से जाके कमेंट में लिखा करो, जल्दी से आके कमेंट में चल जाओ और फटाफट बोलो भाई कौन सी बाइक का रिव्यू चाहिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग में अगली उसकी बाइक का रिव्यू बनाने वाले हैं। किसी ने मेरे को बोल रखा है भी एसडी का, तो एसडी का भी भाई जल्दी आने वाला है रिव्यू। तो भाई अगर आप अपडेटेड एसडी का रहना। चाहते हो की चाहिए एसडी का चाहिए एसडी का ले आएंगे, होंडा का चाहिए होंडा का ले आएंगे, केटीएम का हो गया ठीक है, होर चाहिए होर भी ले आएंगे, बाकी टाटा। तो जल्दी दस दो केड़ा चाहिए और कमेंट से दस दो केड़ी बाइक का रिव्यू चाहिए और कौन सी तुम्हारी अपनी ड्रीम बाइक है। हाँ फटाफट बता दो। बाकी देखो भाई ब्लॉगर बनना ना फुल बेशरम बनना है। देखो अभी अंकल आंटी आ रहे हैं भाई, बंदे फुल सैर करने आ रहे हैं। कोई हम फर्क बावे नहीं है पड़ता। बेशरम, बावे हैं हिमाचल से, बावे है फुल बेशरम ठीक है। हाँ दबड़ा नहीं किसी से। कांगड़े दे काके ना फिकर ना फाके। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय। जय श्री राम। जिस जगह पे इनकी जलती है बस उसी जगह पे मैं डालूंगा घी, आग लगा देगा भाई तेरा, पूरी दुनिया जला देगा भाई तेरा। यहाँ खुद नहीं आए तुम लाए गए हो बेटा, मेरे आगे तेरे जैसे आए गए बहुत। चल बाय बाय बाय, जो किसी की नहीं मानते, जो किसी पे ना ध्यान दे, होता सफल वो। तेरे पल्ले पड़ा कुछ तो तू भाई है, बाकी सारे आके मेरा तोता पकड़ लो।